नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है लांछन। तुम तो इस तरह घबरा रही हो जीजी, जैसे इस घर में तेरी बहू नहीं, तू नई दुल्हन है। सुनीता जी बोलीं। देख सुनीता, वो आते ही रसोई पर कब्जा जमा ली है। मुझसे ज़्यादा वो मेरे बेटे और मेरे पति का ख्याल रखती है। मेरे हाथों की चाय के बिना मेरा बेटा सुबह में जागता नहीं था। तेरे जीजा जी जब तक मेरे हाथों के बने गरम फुलके ना खा लेते, तब तक उनका पेट नहीं भरता था। अब किसी को मेरी चाय और फुलके की ज़रूरत नहीं। अब तो सारा दिन तेरे जीजा उसे दुल्हन दुल्हन की आवाज़ का रट्टा लगाते रहते हैं। आकाश भी उसकी तरफदारी में लगा रहता है। अब समझ में आया, जब आकाश दूल्हा बना तो दूध पिलाने की रस्म निभाने में मुझे इतना रोना क्यों आ रहा था। माँ का दूध पीने की रस्म विवाह के समय दूल्हे की माँ के द्वारा निभाया जाता है। इसमें प्रतीकात्मक रूप से बेटा अपनी माँ के आंचल को सिर पर रखता है। इसमें माँ अपने अधिकार का प्रयोग कर बेटे को प्रतीकात्मक रूप से बहू लाने की अनुमति देती है। आखिर वही हुआ, मेरा बेटा अपनी दुल्हन लाकर मुझसे दूर हो रहा है। यहाँ तक कि मेरे पति भी शारदा जी रोते जा रही थी। सुनीता अपनी बड़ी बहन शारदा जी के पास कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। शारदा जी ने अपने बेटे आकाश का विवाह 2 महीने पहले किया था। उनकी बहू रूही बहुत ही संस्कारी, पढ़ी लिखी और गृह कार्य में दक्ष होने के साथ अति संवेदनशील और सुविचार से सुसज्जित थी। उसके घर में कदम पड़ते ही वह पूरे घर की जिम्मेदारी हंसते खेलते निभाने लगी। शारदा जी पहले तो बहुत खुश हुईं, पर धीरे धीरे उन्हें अपना वर्चस्व उनके मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता दिखने लगा। शायद दिल से उन्होंने अपनी बहू को अपने परिवार का सदस्य नहीं माना था। वह अपनी बहू को अपनी जगह लेते देखकर दुखी थी। आज अपनी छोटी बहन के साथ अपनी दिल की बात उन्होंने साझा की थी। जीजी, ये रिश्ता मैं आकाश के लिए लेकर आई थी। तुमसे ज़्यादा मैं रूही को जानती हूँ। उसका परिवार मेरा पड़ोसी है, लेकिन रूही तो सिर्फ पढ़ने लिखने में अव्वल थी, गृह कार्य में नहीं। मुझे आश्चर्य है कि उसने पूरे घर की जिम्मेदारी किस प्रकार ले ली है। सुनीता हैरान थी। हाँ, तुमने तो पहले भी ऐसा कहा था, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, गृहस्थी हम सास बहू मिलकर निभा लेंगे। शुरू में हम दोनों साथ में रसोई जाते थे, लेकिन 1-2 दिनों बाद ही हर काम वो खुद करने लगी। मैं कुछ मदद के लिए जाती तो बोलती, आप चिंता ना करो, मैं सब कर लूँगी। दोनों बहनों की गुफ्तगू के बीच ही रूही दोनों के लिए चाय लेकर आ गई और चाय का कप उनकी ओर बढ़ाया। ये क्या बहू, तेरे हाथों में काले निशान, ये तो खून जमी सी लग रही है। किसी चीज़ से चोट लग गई क्या? शारदा जी घबराकर पूछी। नहीं माँ जी, चोट नहीं है। वो आज काम वाली नहीं आई तो झाड़ू पोछा कर लिया और पिताजी के सफ़ेद कपड़े हाथों से धो लिए। अगर वॉशिंग मशीन में डालती तो खराब हो सकते थे। एक ही दिन में इतने काम की आदत नहीं है, इसलिए हाथों में ये निशान दिख रहे हैं। रूही ने अपनी बात रखी। रूही की बातों से शारदा जी बिफर पड़ी। अरे तू इतना काम क्यों करती है बहू, तुझे क्या ज़रूरत थी हाथों से कपड़े धोने की? सारा काम करके तू मुझे इस घर में गैर जिम्मेदार का दर्जा देना चाहती है, और आज हद हो गई। ये निशान तेरी हाथों पर, सभी क्या कहेंगे? बहू से कितना काम करवाती हूँ मैं, उसकी मदद नहीं करती। सभी तो दूर, आकाश क्या कहेगा कि माँ ने मेरी पत्नी का क्या हाल बना रखा है। शांत रहो जीजी, रूही ऐसी नहीं है। इसे मैं पिछले 5 वर्षों से जानती हूँ। घर की जिम्मेदारी अकेले संभालना और तुझे आराम देना, इसकी माँ ने इसे समझाया होगा। ये तुम्हारी सेवा कर रही है और तुम इस पर लांछन लगाए जा रही हो। भगवान का शुक्रिया करो जो तुम्हें इतनी समझदार बहू मिली है। सुनीता ने गुस्साए मन से अपनी जीजी से कहा, आराम कर, मैं पंगु हो जाऊंगी। जिंदगी जीने के लिए वजह होनी चाहिए।
एक वृद्ध गृहिणी के लिए अपने हाथों से खाना बनाना और प्यार से सबों को खिलाने के सिवा और क्या है। छोटे मोटे काम भी बहू खुद कर लेती है। मैं क्या करूं सारा दिन बैठकर। शारदा जी गुस्सा पड़ी। शारदा जी का गुस्सा देख रूही उनके गले लग गई और बोली, मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। आप सुबह में घूमने जाओ पापा के साथ। वहाँ से आने के बाद पापा के साथ बैठकर गरम चाय पियो। फिर नहा धोकर अपनी रामायण पाठ करो और मेरे हाथों के बने गरम नाश्ते का स्वाद लो। उसके बाद टीवी पर अपने पसंद के कार्यक्रम देखो। फिर दोपहर के खाने में मैं गरम गरम रोटी बनाती जाऊं और आप पापा के साथ खाना खाओ। खाने के बाद अपनी किताब लिखो जिसे आपने अपनी शादी से पहले अधूरा छोड़ दिया था और शादी बच्चों के बाद बहुत कोशिशों के बावजूद भी उसे पूरा लिख नहीं पाई। वो अधूरी किताब आज भी संदूक में पड़ी है। आकाश ने मुझे उस डायरी के पन्नों को दिखाया था जिसमें एक खूबसूरत किताब की कब्र बनी हुई है। उसके बाद किताब लिखने के क्रम में आप सब कुछ भूलकर सिर्फ अपनी कल्पनाओं को उड़ान दो। फिर रात में गर्मा गर्म खाना खाकर सो जाओ। जीने की वजह है माँ, वो है आपकी अधूरी ख्वाहिश जिसे आपने अपनी जिम्मेदारियों के बीच चाह कर भी स्थान नहीं दिया। हमेशा गरम फुलके आप ही खिलाओगी सभी को। कभी तो खुद को भी मौका दो गरम फुलके खाने के, गरम चाय पीने के, दोपहर में एक मीठी झपकी लेने के। माँ, मुझे आकाश ने आपके बारे में सब बताया है। उसने कभी आपको तसल्ली से बैठे नहीं देखा, हमेशा ठंडी चाय और ठंडी रोटी खाते देखा। किस प्रकार आप अपने बारे में कभी सोच नहीं पाती थी। जिम्मेदारियों में घिरकर आपने सब संभाला है, तो मुझे भी अपने जैसा बनने दीजिए। शारदा जी अचंभित हो गई थी। रूही के बारे में उन्होंने क्या सोचा था। उसे वह परिवार के सदस्य का दर्जा नहीं दे पाई थी और रूही ने तो उन्हें अपना दिल दे दिया था। रूही 2 महीनों में उनसे इतनी जुड़ गई थी कि उनकी बरसों की तमन्ना को पूरी करने की कोशिश में दिन रात लगी रहती थी। जिस लड़की ने कभी मायके में काम नहीं किया, वो उनकी खुशी के लिए हर जिम्मेदारी से उन्हें मुक्त कर रही थी। आज वो धन्य हो गई थी। उनकी आंखों में अपनी बहू के लिए प्यार उमड़ पड़ा और अपनी सोच पर पश्चाताप। सुनीता अपनी बहन को मुस्कुरा कर देख रही थी और शारदा जी अपने बहू के आंचल में एक बच्ची की तरह रो रही थी। बहू के प्यार अपनापन से उनके खुशी के आंसू छलक पड़े थे। अपनी बहू की हाथों के निशान को चूमकर उन्होंने कहा, आज के बाद ये नहीं होना चाहिए। तुम मेरी जैसी नहीं, अपनी जैसी रहो। अपनी जिम्मेदारियों के बीच अपने सपनों को भी तवज्जो दो, उसे साकार करो, क्योंकि पता नहीं तुम्हें मेरी इतनी अच्छी बहू मिले या ना मिले। शारदा जी की बातें सुनकर रूही हंसने लगी और वचन दिया वह परिवार के साथ अपने अस्तित्व को भी स्थान देगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।